इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक चौरसिया। आज यूपी की सियासत में सबसे बड़ा दिन है। आज आप बदलती सियासत की तस्वीरों के गवाह बनेंगे। आप इसे मोदी का सियासी खौफ कह लें या कुछ और। दो पुराने सियासी दुश्मन आज फिर दोस्त बनने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे मायावती और अखिलेश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2019 आम चुनाव के लिए अपने गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। खबर है कि 37 सीटों पर दोनों दलों की आपसी सहमति बन गई है। बाकी की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि बुआ भतीजा का ये साथ क्या वाकई 2019 का नतीजा बदल पाएगा। सवाल ये कि कांशीराम और मुलायम की जोड़ी ने तो राम लहर को 1993 में रोक दिया था, लेकिन अब क्या अखिलेश मायावती मोदी लहर को रोक पाएंगे। सवाल ये भी है कि ये दोस्ती कितनी टिकाऊ रहेगी, क्योंकि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद जैसे दोनों दल अलग अलग हुए थे, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। सवाल ये भी है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी बुआ भतीजे की इस रणनीति का कैसे जवाब देगी। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की सबसे बड़ी खबर एसपी बीएसपी साथ पर लगातार बने रहेंगे। तो 12 बजे अखिलेश और मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित हो जाएगा। दो तरह की खबरें आ रही हैं। पहला ये कि सीटों के बारे में घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगी। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लखनऊ के होटल ताज से आ रही है, जहां पर प्रेस वार्ता के लिए पूरा मंच सज चुका है। 2 कुर्सियां रखी गई हैं मंच पर। एक पर अखिलेश बैठेंगे, एक पर मायावती बैठेंगी। पार्टी के नेताओं को बैठने की जगह मंच पर नहीं दी गई है। सिर्फ अखिलेश और मायावती मंच पर मौजूद रहेंगे और सामने की तरफ पहली रो की कुछ कुर्सियां खाली रखी गई हैं, जिसमें राजेंद्र चौधरी, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरह से पोस्टर वॉर जारी है। ये पोस्टर वॉर कल से शुरू हुई है। कल जब यह तय हुआ कि 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद बुआ भतीजे के पोस्टर पूरे लखनऊ के चप्पे चप्पे में दिखाई देने लगे और उसमें यह भी लिखा था कि सत्य डर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर विनीत गोयनका जी हैं। हमारे साथ दीपक झा हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुज गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट भी कहूं तो गलत नहीं होगा। और नईम अब्बास साहब हैं, जो कि बीएसपी के लीडर हैं। विनीत जी, आपके लिए फिक्र करने वाली बात? ये बिल्कुल नहीं। क्यों? बीएसपी एसपी अगर आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि उनका दोनों का डीएनए जो है वो अलग है। डीएनए से क्या होता साहब? दो नेता साथ में मिले, कार्यकर्ता साथ में नहीं है। लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप गए, आपने अगर पूर्वांचल में देखा हो तो कल वहां पे क्लैशेस हुए। बीएसपी और एसपी कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में समझ नहीं है। एक ही वोट है, दोनों को एक ही करना है। एक फल दो बीमार। दोनों का अलग अलग वोट है भाई। उनका दलित वोट है, इनका ओबीसी वोट है। दोनों मिलकर माइनॉरिटी को कैप्चर कर लेंगे। लगभग 18 से 19% माइनॉरिटी का वोट है। क्यों अनु जी? नहीं, मुलायम सिंह जी का एक समाजवादी पार्टी का एक दायरा रहा, एक उनका डीएनए रहा है। उन्होंने पहले चंद्रशेखर जी को धोखा दिया। डीएनए बताया, इससे पहले बीजेपी का डीएनए बता दीजिए। बीजेपी का डीएनए तो बड़ा सिंपल है। सबका साथ सबका विकास, सब साथ में है। और उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है। और उनका क्या? मुलायम सिंह जी का देखिए ना, चंद्रशेखर जी को धोखा देते हैं। मुलायम सिंह पुराने जमाने की बात हो गई जनाब। अब तो बेटा जो है वोट मांगेगा पिता के नाम पे, पिता का डीएनए समझना चाहिए। अब तो अखिलेश का जमाना है। अखिलेश जी अगर पैतरेबाजी पहलवान मुलायम सिंह जी से सीखते हैं तो उनके साथ में उनकी जो गलतियां वो भी साथ में लेके आएंगे। आपको पता नहीं, अखिलेश यादव जी मुलायम को सिखा चुके हैं। अब तो सिखा चुके हैं वो। इसीलिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी डिवाइडेड है। उनमें डिवाइडेड है, उनके सौतेले भाई में डिवाइडेड है, उनके पिता में डिवाइडेड है, उनके चाचा में डिवाइडेड है। और उसके बाद के अंदर वेयर इज द डिलीवरी कहां है उनकी? यानी जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, डिलीवरी तो आपको मालूम पड़ेगा जब 2019 स्टूडियो से 2 किलोमीटर के दायरे में, तब मालूम पड़ेगा आपको डिलीवरी जब 2019 से 2 किलोमीटर पे दलितों के लिए बनाया हुआ बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे ये है गार्डन है, बहुत ही सुंदर बना है। जो प्रेरणा स्थान है बहुत ही सुंदर है, उसके कारण हमको सबको प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अगर आप मायावती जी की फॉर्म अगर मूर्ति देखते हैं ना, हमारे मन में आता है कि क्या मायावती जी अपने आप डॉक्टर अम्बेडकर होते तो आप कुछ और बोल रहे होते। नहीं, अगर मायावती जी का पुतला वहां लगता है तो ऐसा लगता है कई दलित भाइयों को दुख होता है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उनका भी पुतला खड़ा कर दिया। गलत क्या? डिस्प्यूट जो है ना, गलत क्या है? अगर उन्होंने अपना पुतला खड़ा किया तो गलत क्या? नहीं अब्बास जी बताइए, गलत लगता है आपको ये?
दीपक भाई देखो, इनको तो सब चीजें गलत लगती हैं। अब फिर ये दोबारा से डीएनए पे आ गए। इन्होंने बिहारियों का डीएनए भी लिया था एक बार, और उस डीएनए का नतीजा भी इनको मिला था। आज फिर ये 2019 में डीएनए पे आ गए। इनका डीएनए क्या है? जब पीडीपी के साथ ये जाके गठबंधन करते हैं, अपने डीएनए के बारे में नहीं सोचते आप लोग कि आपका डीएनए क्या है? हमारा डीएनए बड़ा स्पष्ट है, आतंकवादी बताते थे, सबका साथ है, सबका हम सबको साथ लेके जाते हैं। हमारा आज तक का इतिहास है कि हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। इतिहास जनता ने देख लिया। आपका आप बताइए ना, मायावती जी ने कितने लोगों के साथ में जो समर्थन करके निकाल दिया, समाजवादी जी ने निकाल दिया। विनीत जी, नहीं भाई, इनको एक गाना सुना देता हूं मैं। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। वो गाना लोग गा रहे हैं राम मंदिर के लिए, आपके राम मंदिर के लिए हमने पहले से कहा है कि हम न्यायालय के दायरे में रहेंगे। देखिए, ये गलत बात हो जाएगी। अगर न्यायालय का प्रक्रिया अगर डिले होता है तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। अगर हमने कल न्यायालय को छोड़ के हमने कहा कि हम मैनिफेस्टो में क्यों लेकर आए? मैनिफेस्टो में लिखा है क्योंकि हमारा एजेंडा है, जैसे न्यायालय की प्रक्रिया पूरा हम तुरंत करेंगे। हमारा कमिटमेंट राम मंदिर से पूरा है और पूरा करेंगे, जबकि न्यायालय के दायरे में करते रहेंगे। हमने हर बार कहा है कि इसको हम लीगली करेंगे। बताते हैं बिल्कुल नहीं। आप बता दें, आप भगवान राम के अवतार में आप मोदी जी को दिखाना देखिए, ऐसा है भगवानों के साथ दलित की बेटी कहलाने वाली मायावती जी की अगर आपने धनराशि देखी, क्या बात है। मतलब देखिए, साइकिल पे चलते चलते मायावती जी जो है आज की तारीख में कितने हजार करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। आपको मिला, उसके कारण मैं बता दो, उनसे चंदा लिया। दलित कार्यकर्ता जिनके 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उनके मन में तो दुख हुआ है ना। आज दुख नहीं होता है, एलिनेशन है। देखिए, मुलायम सिंह जी अपने बारे में बात नहीं। अगर आपने एसपी देखा तो किसके पास टिकट है? मुलायम सिंह जी के भाई के पास टिकट है, उनके भतीजे के पास टिकट है, फिक्र और परेशानी और समाजवादी पार्टी इनके अंदर मुलायम के परिवार को मिलता है, कार्यकर्ता को मिलता है। कहा हुआ ये बताइए कि अखिलेश और मायावती के परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है? बताइए एक भी आपका परिवारवाद तो नाम गिराता हूँ। अनुराग ठाकुर जी, दुष्यंत जी के भाई है क्या? नहीं, मैं तो आपको मोदी जी के भतीजे। हमारा लीडर कौन है? परिवारवाद नहीं आपकी पार्टी। आप ये देखिए, मोदी जी, हाँ, उनका लीडर कौन है? उनके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? एक परिवार से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ चुके हैं आज तक, कोई दूसरा नहीं मिला उनको। क्या देश का कानून उनको ये करने से रोकता है क्या? और देश का कानून ये करने से उनको रोकता है? देश का कानून नहीं रोकता, लेकिन कार्यकर्ता के मन में तो दुख होता है। उनको तो लगता है मोदी जी का कोई भाई है क्या? मोदी जी का कोई बहन यहाँ पे है, या मैं मोदी जी का सगा? आप बताइए, बहन जी का कौन सा भाई है, कौन सा बहन है, कौन सा भतीजा है? आप बात कर रहे हो किस तरीके की भाषा है? आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपको एग्जाम्पल भी दूसरों को कौन है भाई? उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताइए। उनका बेटा आएगा, बहू आएगी, उनका भतीजा आएगा, सोतेला बेटा आएगा, फला आएगा, ढिकना आएगा। अब ये बताइए, सारे लोग अगर वहां पे आएंगे तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? ये अलायंस कोई ऊपर 2 लोगों से नहीं होता है, अलायंस होता कार्यकर्ता से। और अच्छा, बीएसपी का आप जीन्स देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन हराते हैं? कांग्रेस हराती है। उनके सामने कैंडिडेट कौन देती है? कांग्रेस देती है 1952 में, और उसी कांग्रेस को समर्थन देते हैं। आप देखिए, 1952 के बाद लोग बातों को याद रखते हैं। कंफ्यूज हो गए, कितने कंफ्यूज हो गए, इनके पास बहुत सिंपल बता की बात गोल घूम रहे। ठीक है, तुरंत बता दो। आपने पिछली बात देखी, न्यूक्लियर की बात ठीक है, मुलायम सिंह जी के न्यूक्लियर की बात न्यूक्लियर डील के अंदर उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? मौका देते हैं। अच्छा छोड़िए, दीपक जी को मौका देते हैं। दीपक जी तो उनकी काउंटर, विनीत जी का काउंटर, विनीत जी का काउंटर। मैं बताना चाहता हूं दीपक भाई आपको, ये देखिए डीएनए की बात करते हैं। बिहार में इनका नीतीश कुमार के साथ तलाक होता है, फिर जाके गले जुम्मा 4 दिन में लग जाते। डीएनए की किसकी बात करते हो? राजनीति है। मैं तो हुई है वहां पे, क्या डिलीवरी हुई है? आप आइए बिहार में, मैं भागलपुर में था, वहां पे देखिए किस तरह से विकास हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार हाई कोर्ट के जज ने अभी बोला कि मैं 4 किलोमीटर की यात्रा कार से 1 घंटे में किया है। उन्होंने अपने संज्ञान से लिया कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है। ये तो आपने पोस्टर पे ड्राई की राजनीति किया है, मोदी जी ने पोस्टर ड्राई है। इतिहास एक सेकंड भाई, मैं आपको एक चीज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आपका जो डीएनए भारत के अंदर नदियों का खत्म किया था। यूपी और बिहार किससे जाना चाहती है? गंगा से जाना चाहती है। आज वहां पे इंटरनल वाटरवेज यानी जो नदियों का यातायात है, वाटर कंटेनर क्या है? क्या वहां पे रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार किसको मिलेगा? महिला को मिलेगा, शुरू नहीं हुआ, काम करने वाले लोगों को मिलेगा। मुलायम सिंह जी वहां पे मुख्यमंत्री थे, वाटरवे शुरू हुए तो उसमें मल्लाह को रोजगार मिलेगा कि एक स्पेशलाइज्ड स्टीमर चलाने वाले मिलेगा? नदी भर गए थे, नदी इतने से मिल बढ़ गई थी कि नदी के अंदर साधारण आवाजाही भी नहीं होती थी। आज अगर आप भागलपुर में गए तो डॉल्फिन देखने के लिए कम से कम 200 बोट्स लग गई है।
और ये मेरी बात को मानिए, 202 लोग जब डॉल्फिन दिखाने जाते हैं आम उनका आदमी पेट भरता है, और वहां पे खड़ा हुआ मल्ला कहता है कि यस, ये मोदी जी के कारण हुआ है। और इसका जो फल है ना, इसका जो फल वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को लीजिटिमेटली लेना, एनडीए को लीजिटिमेटली लेना बनता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अब ये ना बोलना गंगा नदी में डॉल्फिन भी हमने डाली है। ये तो बात नहीं है, लेकिन गंगा नदी के ऊपर सफाई का जो काम हुआ है वो तो केवल हमने। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। 12 बजे अखिलेश और मायावती गठबंधन का ऐलान कर देंगे और इसी पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इसका क्या असर पड़ेगा यूपी की राजनीति में, देश की राजनीति में, और जिस तरह से गेम चेंजर 10% गरीब सवर्ण आरक्षण के लिए बिल आया है, ठीक उसी तरह का गेम चेंजर ये अलायंस होगा क्या? अनुज जी, क्या ये अलायंस गेम चेंजर होगा? दीपक जी देखिए, जिस दिन से मायावती और अखिलेश यादव ने साथ आने की घोषणा की है, लगभग साल भर हो चुका है, और उसी समय से ये मान के चला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी के नेता ये सोचते हैं चलो अच्छा हुआ इन्होंने बहुत पहले अपना इंटेंशन दिखा दिया, जिसके कारण उनको तैयारी करने का मौका मिल गया। यदि अब आकर के पहली बार वो मिल रहे होते ये दोनों, तो शायद बीजेपी को संभलने का मौका नहीं मिलता। आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव के स्टैटिक आंकड़ों को यदि जोड़ के देखते हैं तो दोनों गठबंधनों में बहुत कड़ी टक्कर नजर आती है। माने 25-25 सीटें दोनों भी जीत ले रहे हो, लेकिन बीच की 20 सीटें ऐसी होंगी, जिस 25 सीटें जिनमें फिर बहुत कड़ी टक्कर होने वाली होगी। और केमिस्ट्री इन दोनों के मिलने से केमिस्ट्री बदलेगी या आंकड़े वैसे के वैसे स्थिर रहेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अमित शाह जी ने जो बार बार कहा है कि बीजेपी अब वहां 50% वोटों के लिए संघर्ष करेगी, यदि वो योजना उनकी कामयाब हो गई तो शायद लॉस बहुत कम होगा, अन्यथा बड़े लॉस के लिए तो उनको तैयार रहना होगा। और देखिए, मोदी सरकार की कुछ योजनाएं यदि उनके लाभार्थियों के वोट वो ले पाते हैं, मसलन पिछले 1 साल में 75 लाख परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें लगभग 2.25 करोड़ वोट होंगे। 2 साल के 2.5 साल के अंदर 99 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से 55 लाख विधानसभा चुनाव के पहले दिए गए थे और 44-45 लाख उसके बाद दिए गए हैं। इस तरह की और भी योजनाएं हैं, तो यदि लाभार्थियों का लाभ बीजेपी ले पाई तो शायद जीत पाएगी। लेकिन अनुज जी, आपको नहीं लगता जिसको हम लाभार्थी कह रहे हैं या लाभार्थी के ब्रैकेट में रख रहे हैं, मैंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखी है कि जितना करप्शन हुआ है या जितना घोटालेबाजी हुई है सबसे ज्यादा यूपी में है, चाहे वो स्वच्छता भारत के नाम पर शौचालय बनाने के नाम पर हो, चाहे आप जो बोल रहे हैं ना कि गैस कनेक्शन बांटने के नाम पर हो, इस तरह की कई सारी नेगेटिव फीडबैक भी गांवों पे, कस्बों में, शहरों में अभी है, तो उसको दूर करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगा। ये बात बीजेपी के दिमाग में मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले आ गई थी, इसीलिए ये 26 जनवरी को जब कमल ज्योति पूरे देश भर में लाभार्थियों के बीच में मनाने जा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने तैयारियों के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को उन लाभार्थियों के पास भेजा, और यदि कोई निगेटिव चीज है, कोई कमी रह गई, उसको दूर करने की, कार्यकर्ताओं की मदद से उसको दूर कराने की कोशिश की है। कितने कामयाब हुए हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास उस दिशा में 2-3 महीने पहले से शुरू किए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाभार्थियों के वोट पूरे बीजेपी को नहीं मिल पाए, यूपी में मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, राजस्थान में भी नहीं मिल पाए। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी नहीं मिल पाएगा। राजस्थान की देखा जाए तो भीमाशाह और आयुष्मान भारत योजना दोनों को कवर कर दिया जाए तो एक बड़ी फोर्स बनती है, उसमें उज्ज्वला भी जोड़ दिया जाए, उसमें जो बिजली देने वाली योजना है उसको भी जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी फोर्स बनती है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने कहा कि यदि बीजेपी ऐसा कर पाती है तो, ये क्वेश्चन मार्क के साथ मैंने लगाया हुआ है, मैंने ये कभी कहने की कोशिश नहीं की कि वो बिल्कुल उसको मिलने जा रहे हैं करके, यदि वो ट्रांसलेट कर पाते हैं। अब देखिए, कहने की बात होगी कि ये जो लाभार्थी हैं इनमें दलित और मुस्लिमों की संख्या बहुत बड़ी होगी, जो बीजेपी को कितना वोट डालेंगे नहीं डालेंगे ये सभी को समझ में आता है। इसलिए जमीन पर अगले 2 महीने में जिस तरह की हलचल दोनों गठबंधनों की तरफ से होगी, उसी पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। ठीक है, गठबंधन तो बन गए हैं, दोनों के हाथ भी मिल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे क्या? इसी पर हम बात करेंगे। नईम अब्बास साहब जो कि बीएसपी लीडर हैं और आशुतोष वर्मा साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं एसपी और बीएसपी के महागठबंधन की, जिसकी औपचारिक घोषणा अब से ठीक 1.5 घंटे बाद लखनऊ के होटल ताज में होने वाली है। सीधे चलते हैं आशुतोष वर्मा जी के पास, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, गठबंधन तो हो जाएगा, दोनों नेता हाथ भी मिला लेंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे जिन्होंने 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष किया है सड़कों पर?
दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई और मैं कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात सुन रहा था और अभी यहाँ के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, जो बता रहे थे कि हमारे और मोदी जी के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अपने पास रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम और लोहिया जी की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, ये भी समझिए। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डीएनए की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ डीएनए की बात फिर उठा दी, इन्होंने इसके पहले भी उठाई थी और अपना डीएनए सही समझ पाए थे। तो हिंदुस्तान की जितने भी जगह इन्होंने गठबंधन किया है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एक तरफ आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ हाथ मिलाते जो उनको हराते देखी, जिन्होंने उनकी बातों को काटी है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं आप लोग। उसके साथ सुन मेरी बात, मैं आपकी बात बताइए ना, कांग्रेस ने तो भीमराव अम्बेडकर जी के सामने कैंडिडेट दिया, बिहार में आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में सपोर्ट करते हैं। देखिए, मुझे तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि अखिलेश जी का खेल है नया। मैं आपको मध्य प्रदेश में सर एक बात बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। किसी ने मुझे अभी कहना व्हाट्सएप किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश में सपा बसपा एसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था, बीएसपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था। अखिलेश नाराज है जिस तरह से सरकार बनी मध्य प्रदेश में, पूछेगा फिर भी आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, यूपी में उनके खिलाफ रहते हैं। एक तरफ भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले के साथ रहते हैं, दूसरी तरफ दुर्गा जी की बात करते हैं। किसी ने अच्छा व्हाट्सएप किया है, अखिलेश का खेल नवा खड़ी हुई है, सामने बुआ और पीछे हारने की दुआ रहे हैं। ऐसे कैसे तो आज भी हंसी आ रही है कि सामने तो बुआ बुआ करेंगे और पीछे उनके हारने की दुआ करेंगे। एरोगेंस है दीपक जी, ये कब खत्म होगा? आशुतोष जी आप खत्म कर लीजिए प्लीज। आशुतोष जी यहाँ पे जमीन पे लाने का काम करेगा। मैं यही बोल रहा हूं दीपक जी, अगर आप पूरे देश में देखें जिस तरीके से दर बदर एक से एक पार्टियां हर दिन, अभी 2 दिन पहले असम गण परिषद भी चली गई, 16-17 पार्टियां छोड़ के चली गई और ये एरोगेंस इनका खत्म ही नहीं हो रहा है। ये चलिए मैं आपको आंकड़े की बात बताता हूँ। एसपी को 22.35 वोट मिले थे, बीएसपी को 19.77, दोनों मिला के सर 42.12 वोट मिलते हैं और जबकि बीजेपी को उसी समय पे 42.63 वोट मिले थे। आपका कहना यह है कि अपना पूरा राजनीति में दो चढ़ने की बात कर रहे हैं, कैसी बात हो रही है? लड़ाई हो रही है, आप अधूरा आंकड़ा जोड़ रहे हैं। इसमें पीस पार्टी भी जोड़ी है, इसमें निषाद पार्टी भी जोड़ी है, इसमें अपना दल भी जोड़ी है, अपना दल भी जोड़ना, आरएलडी सारा जोड़ने के सब जोड़ लीजिए। तो कितना आरएलडी का 0.86% है सर, और लालू जी का इस समय जेल में। डाटा गलत है, 1 मिनट, जो नया डाटा है उसको जरा लगाया जाए और विनीत जी को बता दिया जाए वो गलत जगह से टिप कर लाए हैं, कॉपी करके ले आए। नहीं बिल्कुल, ये देखिए मैं ये इलेक्शन कमीशन की साइड से लिया हूँ। आपका जो डाटा है उसमें फंडामेंटल दिया है। दीपक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, आशुतोष जी घूम रहे हैं इधर उधर, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे? सर देखिए, कार्यकर्ताओं के दिल कहाँ मिलेंगे? उनके परिवार के दिल नहीं मिले हो। बेटा पिता के खिलाफ है, मामा के खिलाफ है, बड़े नेताओं के दिल मिल रहे हैं तो अमर सिंह जी वहाँ पे नाराज है। कार्यकर्ता अपने नेताओं को फॉलो करते हैं कि हमारा लीडर हमें क्या रास्ता दिखा रहा है। और अखिलेश यादव, मायावती दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया रास्ता पे ले जा रहे हैं। यानी कि मायावती जी समझा पाएगी कि वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में कांड हुआ था समझा पाएंगे? गठबंधन होने से जो आपस में एफआईआर किया वो समझ जाएगा। दीपक क्या बात कर रहे हैं? सोना सज्जन 7 टूट जुड़े 100 बार। अगर आज वो टूटे, ना नेता है साहब, ना नीति है, ना नियत है। अरे सबके सामने सारी बातें खुली हुई है। अगर नेता होता कोई इन दोनों में से तो अलग बात है, नीति होती तो बात है, ना नियत है ना ही कोई प्रोग्राम है। देयर इज नो मिनिमम प्रोग्राम सर। अरे बात पीपल आर एजुकेटेड। 2019 के लोग पढ़े लिखे हैं, आप कोई दलित आदमी कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? सुबह विनीत जी सुबह ग्लूकोन डी का इंजेक्शन लगा के आए हुए हैं, यही लग रहा है। मान लीजिए आप ग्लूकोन डी का इंजेक्शन गठबंधन करते हैं। दूसरे की भी सुन लो, बार बार किसी चीज में ठीक रहा। एक बात बताओ, एक करके एक जगह पे दीपक आप खत्म देखिए कैसी मेरी बात मैं बताता हूँ। एक जगह राहुल जी से एंगेजमेंट, दूसरी जगह पे वो कहता है मैं केआरएस में नहीं मिलूंगा, हम गठबंधन। देखिए इनकी जेडीयू में इन्होंने देखा कि जो पार्टी 2 सीट पे लोकसभा लड़ी, सामान्य आदमी हमारी बात सुनने को तैयार हुई है। हम सामान्य आदमी की बात सुनते हैं। वहाँ भी कौन सा था, वहाँ हम गरीब की बात सुन लेते हैं, इसलिए हमने 6 करोड़ ना गैस कनेक्शन दिए। हमने गरीब आदमी की बात सुनी, इसलिए हमने 18,000 गाँव में बिजली
बिजली दी, आपको हमने हमारी बहनों की, दलित बहनों की बात, तो आप 5 इसलिए हमने एजुकेशन फ्री विलेज किया, हमने मुस्लिम बहनों की बात की, त्रिपल तलाक लेके आए। आप बताइए आपको त्रिपल तलाक क्यों क्या है? विनीत जी प्लीज, नहीं, नहीं, आप रहिए इसी गुमान में। नॉन स्टॉप नहीं जी, 45 मिनट इनको बोलने दीजिए, बोलिए आप। नहीं आपको जी, सुन मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिल पाएंगे इन हालात में? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 4 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव हुए, आपने देखा किसी कार्यकर्ता में किसी की तरह से भी नोकझोंक हुई है? एक दूसरे को FIR हुए केवल। लड़ेगा भाई? अच्छा, आप एक बात बताइए, ये चारों चुनाव आपको किस तरीके से हराया? आपके सीएम को हराया, आपके उप मैं सीएम बताता को हूं हराया, और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हराया, जिन्होंने कैराना में आके जो है उद्घाटन किया फेरिकुल रोड का। ऐसा नहीं है, आप वही चीज को समझिए। जनता में आपके खिलाफ पूरी तरीके से आक्रोश है। समाजवादी पार्टी अरे, की 2004 में 36 सीट, अरे सर, 4 की बात कर रहे हो क्या? 2014 में 5 सीट। अभी आप मुझे बताइए, 2009 में तो हमारी लहर नहीं थी, 2009 में 36 सीट थी सर आपकी, दिखाया मध्य प्रदेश 2009 में हमारी थोड़ी लहर थी, तब आपके 36 कैसा होता एक सर? काम करिए ना, आप अपनी उत्तर प्रदेश की 2004 की सीट बता दीजिए, फिर ये कंपैरिजन कर लीजिएगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे सिर्फ ये बता 2009 के अंदर दीजिए, विनीत जी 2004 में आपकी कितनी सीट थी यूपी के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की? बीजेपी? आप बता दीजिए, मुझे इतना खाली बता बताइए दीजिए। ना, डिक्लाइनिंग समाजवादी पार्टी कैसे अपकमिंग होगा? अरे भाई, आपकी पार्टी की क्या हालत थी ये तो सोच लीजिए। आपकी पार्टी की हालत 2004 और 2009 में क्या थी? अब आप हम बढ़ते गए, नहीं हम बढ़ते गए, वो नीचे आते गए आपको सर। मध्य प्रदेश कितनी और सीटें छत्तीसगढ़ की आने जनता ने की दिखा कितनी दिया। सीटें थी? नहीं दीपक, ये देखिए सीटें उसमें बहुत कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से डबल डिजिट बड़ी लेकिन मुश्किल से पहुंच पाए इसीलिए थे। तो सपा और बसपा को एक आना पड़ा है, और एक आकर के वो भाजपा को तो हम तो डूबे हिलाने सर, की स्थिति तुम्हें में भी आ चुके हैं। ले डूबे। लेकिन मेरे मन में समाजवादी पार्टी जो आज समय पूरी नीचे की कगार पे चली जा रही है, 36 से 23 से 5, वो अब बसपा को भी साथ में लेके लेकिन मेरे मन में सवाल दूसरा है। बहुजन समाज पार्टी इसके पहले 2 बार भाजपा के साथ आ चुकी है, इसकी क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस या किसी और के नेतृत्व की सरकार बन रही होगी तब बसपा फिर भाजपा के साथ नहीं मिलेगी? इसकी क्या गारंटी हो सकती है? और लोग इस बात को भूल चुके हैं कि मायावती ने गुजरात चुनाव के अंदर बकायदा रैली करके नरेंद्र मोदी का प्रचार किया है। बकायदा प्रचार किया उन्होंने नरेंद्र मोदी का रैली करके, और वो इकलौती चीफ मिनिस्टर थी जब गुजरात दंगे पीक पर थे। उस वक्त मोदी चुनाव लड़ रहे थे और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भूलिएगा मत, आप मत भूलिएगा नहीं अब्बास साहब। इन्होंने बोला कि हम तो डूबे, इनको समाजवादी जी का बताते हैं भाई, उन्होंने एक बार तो सपोर्ट किया था वीपी सिंह जी को, फिर वीपी सिंह जी को उतारा, चंद्रशेखर जी का हमको धोखा दिया। अरे धोखा देना एक अगर उनका स्वभाव बन गया है तो आपने धोखा नहीं दिया बिहार में? मतलब बेटा पिता में दोनों में क्या बनती है सर? आप बताइए ना, रस्तों के बाद झगड़े आए, ये क्या तरीका होता है नेताओं का? अरे सर, आपने ये मैनिफेस्टो पे बात भूल गए हैं क्या? आज आपको रिजल्ट देना, आप रिजल्ट देने की बात करिए। मुझे नहीं जी, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस को लेने में आपको क्या दिक्कत थी? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दीपक जी, जब चुनाव हुआ, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश का हुआ, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, और भी चुनाव हुए। आपने गुजरात की बात करी, गुजरात का भी चुनाव हुआ। गुजरात में भी हमने कोशिश करी थी कि कांग्रेस के साथ जाके अलायंस करें। हम मध्य प्रदेश में भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां कांग्रेस ने कहा कि हम अपने दम पे अपनी वहां पे जीत ले आएंगे अगर वहां पे अलायंस हो जाता। खड़ा नहीं किया। अरे सुन लीजिए यार, मैं बता रहा हूं, अगर वहां पे अलायंस हो जाता, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अलायंस हो जाता, तो आज जो बीजेपी की बची कुछ सीटें थी वो 50 और 40-50 में ही सिमट जाती। अगर कांग्रेस को लगता है इस बात को लेके कि हाँ वो सीरियस थी कि बीजेपी को हमें सफाया करना है, तो वहां से शुरुआत करनी थी, वो वहां से चूक कर गए। आज अगर यूपी में हम सक्षम है अपने अलायंस के साथ में, जो हमारा समाजवादी और बीएसपी के साथ है, तो हमें लगता है कि हम बीजेपी को यहां से खदेड़ देंगे, सफाया कर देंगे। आशुतोष वर्मा जी की बात करते हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आशुतोष वर्मा जी, 25 साल से आप लोग सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाई जो है वो बहुत कटु है, बहुत कड़वी है। आपके काडर समझ जाएगा, ऐसा कैसे क्यों लगता है आपको? नहीं, देखिए दीपक जी, ऐसा मुझे इसलिए लगता है और हमको इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी में आपने जो मूल चूक परिवर्तन देखा है और जिस तरीके से हमने पिछले 1 साल में अपने दोनों कैडरों को साथ में लेके सारी लोकसभा सीटें, चाहे मुख्यमंत्री हो, साझा लड़के और बड़े मंत्र से इनको हराया है। हमें इस पे विश्वास है कि हम इसके लेके आगे चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दहाई तो बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि साइकिल के टायर सर आप अपनी बात करिए। देखिए वो कह रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रचार हमारा ये लोग कर रहे हैं और हमें इस मामले में खुशी है कि आज ये थकते नहीं है। बहन जी का नाम लेते हैं, बार बार बहन जी का नाम लेते हैं। साइकिल पे बैठेगा
आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? हाथी के ऊपर बैठने बोले सर, यहाँ पे साइकिल पे हाथी नहीं बैठ रहा है, साइकिल पे हाथी आसाम में करते हो, नागालैंड में करते हो, कहाँ नहीं करते हो? का साथ ठीक नहीं, सत्ता लालच स्वार्थ से आप बड़ा हुआ है। शिवसेना वाले पार्टी वाले अपना साथ विकास नहीं कर पाए, दो नाराज चल रहे हैं आपसे, बहुत नाराज चल रहे हैं। 52,81 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड इधर आया। फॉलो कर रहे हैं। मुझे दुख क्या होता है पता है क्या? यूपी के अंदर पूर्वांचल में अगर आप जाएंगे तो गरीब बहनों को आज तक गैस बहुत वक्त मिलेगा आपको मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए, लेकिन आज का मुद्दा है सपा और बसपा का गठबंधन। इसका सटीक विश्लेषण करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब से ठीक 1 घंटे बाद लखनऊ की होटल तौज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो इस चुनाव के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जिसके चलते 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत पाया, और उत्तर प्रदेश ही वही राज्य क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पाने के रास्ते में एक रोड़ा बन के खड़ा होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी है, समाजवादी पार्टी के लीडर, दीपक झा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अनुज गुप्ता साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, और नईम अब्बास साहब है, बीएसपी के लीडर। अनुज जी, आपको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश ही वो राज्य होगा जो मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकेगा इस गठबंधन के बाद? दीपक जी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, और मेरा शक है कि शायद महाराष्ट्र दूसरा राज्य हो। देश के ये 2 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और महाराष्ट्र में 48 सीटें, ये दोनों राज्य इस समय भाजपा की रणनीति के मुताबिक चलते हुए नजर नहीं आ रहे। कारण सपा और बसपा के बीच जब गठबंधन होता है तो एक बहुत कड़ी टक्कर भाजपा को मिलनी शुरू होती है, और यदि 5 साल पहले भी ये गठबंधन हुआ होता तो जो आपने कहा कि 71 सीटों के सहारे जब भाजपा ने 282 का आंकड़ा 30 साल के बाद संसद लोकसभा में किसी एक पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, वो प्राप्त नहीं कर पाई होती। इसलिए ऐसा लगता है कि 240 पार कर पाने में रोकने में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सक्षम है, और यदि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है तो शायद फिर 225 क्रॉस करने में भी उनको इन राज्यों से ही दिक्कत आएगी। बाकी और राज्यों में नुकसान होगा वो अलग बात है। अनुज जी, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस बार जैसे 2014 में था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पर बम्पर सफलता मिली थी। लेकिन बीजेपी को ऐसी सफलता मिल जाए कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं दिखाई पड़ता। यही मैंने कहा कि 225 से और नीचे बाकी और राज्यों के कारण हो सकती है। इसलिए देखिए, विधानसभा चुनाव में जो अभी मतदान हुआ है वही लोकसभा चुनाव का मतदान होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। दोनों में बहुत अंतर होता है और संभव है कि भाजपा फिर से वैसा ही कर पाने की कोशिश, लेकिन एक नैरेटिव जो बन रहा है, बिल्कुल, एक प्रस्तावना जो बन रहा है, बिल्कुल एक बात जो बन रही है, उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो 200 के आसपास भी बीजेपी पहुंच जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी जी ने जब सेंट्रल हॉल में पहली बार इस तरह का जिक्र लोगों से किया तो वो था कि 180 के आसपास वो भाजपा को हर हालत में रोकना चाहते हैं और रोक लेंगे, ऐसा उनका दावा था। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये गपशप में उन्होंने कहा वो 220 ही भाजपा नहीं पार करेगी तो मोदी साहब नहीं बनेंगे, 180 पे तो फिर बीजेपी का कोई नहीं बनेगा। बीजेपी का कोई नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं, अटकलें भी नहीं, विश्लेषण ज्यादा सही शब्द होगा। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बहुत निराश होने की जरूरत थी? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था 7-8 सीट मिलेंगी, एक नेशनल लेवल पर अलायंस होगा और उनकी लीडरशिप में एक जो दूसरी ध्रुव है, एक धुरी हो गई एनडीए जिसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, दूसरी धुरी हो गई कांग्रेस जिसके चारों तरफ लोग घूमेंगे। लेकिन एसपी बीएसपी ने अपना अलायंस करके कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपकी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ। नहीं, इसी तरीके से बोलिए ना, दिक्कत क्या है इसमें? ये तो सच है, ये हकीकत है। ठीक है, आपकी बात सच है, मान लिया मैंने। ठीक है, बीएसपी और एसपी अगर स्ट्रांग है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। बौखलाहट और जो दिक्कत है वो तो भाजपा वालों को है, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रही सपा और बसपा। हो सकता है पोस्ट ऑफ कांग्रेस के बाद बचेगा ही क्या जब सपा बसपा अलायंस कर लेगी? तो क्या बचेगा कांग्रेस का? मुझे ये बता दीजिए, कितने परसेंट? 6 से 7% वोट से। दीपक जी, अमेठी और रायबरेली में भी सपा तो देखिए रायबरेली में 1999 से अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है और 2009 से उसने अमेठी में भी देना बंद कर दिया।
यदि इन दोनों जगह पर सपा बसपा गठबंधन का उम्मीदवार भी हो तो फिर बहुत अजीब स्थिति वहां बन जाएगी। कांग्रेस और कोई अनुज जी, दीपक मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। सीधे चल रहे हैं रामलीला मैदान, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बात कह रहे हैं। चल गया कि हम हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते, इसलिए आतंकवाद को और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करो और हिंदुस्तान की कानून और व्यवस्था को समाप्त करो, हिंदुस्तान को धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे फसाद करो और हिंदुस्तान को कानून व्यवस्था को बिगाड़कर हिंदुस्तान को अस्थिर बनाओ। पहली बार पाकिस्तान सपोर्ट करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सबसे पहली बार इस देश में प्रखरता से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जवाब दिया। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा के समर्थक हैं, पर देश के इतिहास में यह लिखा गया है कि दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितनी भी बातें की तो कभी वो शांति और अहिंसा को प्रस्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति और अहिंसा को प्रस्थापित कर सकता है। और इसलिए जो आतंकवाद का सहारा लेंगे, जो देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो निरपराध व्यक्तियों की हत्या करेंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कार्रवाई करेंगे, ऐसे आतंकवादियों का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात को हमने जिक्र करके उसका अनुकरण करके दिखाया। कल अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में बताया कितने आतंकवादियों को मारा गया। बहनों और भाइयों, इस देश के भूमि पर हम किसी प्रकार का भी आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों को हम कुचलेंगे। ये बात हमने हमारे प्रभावी कार्यों से सिद्ध करके दिखाई। जो माओवादी नक्सलवाद था, जिसके कारण भी बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी हुई थी, अलगाववादी ताकतें नॉर्थ ईस्ट में हो, माओवादी ताकतें हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर अनेक जगह फैलाने की कोशिश हो रही थी। इन सब बातों पर हमने बड़े कठोरता से इसका सामना किया। और आज 4.5 साल के बाद हम ये बात विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में जो कार्य हमारे सरकार ने किया है, जिसके कारण हमने आतंकवाद और माओवाद को काबू में लाने में हम यशस्वी हुए हैं। बहनों और भाइयों, नोटबंदी से भी आतंक और नक्सलवाद पर अंकुश लगा है। तो नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। हम फिर से आते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर, एसपी और बीएसपी गठबंधन को लेकर। अनुज जी, अगर हम 2014 को एक पैरामीटर माने, और 2014 में तो वैसे तो मोदी लहर थी, हम 2014 और 2019 को उस हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन को अगर मान के चलें और 2014 के वोट बैंक को, वोट बेस को अगर बैंक माना जाए, वोट बेस को अगर आधार माना जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना घाटा होता है? देखिए, यदि इसमें इस गठबंधन, संभावित गठबंधन में कांग्रेस भी यदि रही होती, बीजेपी फिर 25 से अधिक सीटें उन आंकड़ों पर नहीं ले पा रही होती। लेकिन कांग्रेस के न होने भर से 7-8 सीटें और उसके पास, यानी 32 से 33 सीटों के आसपास बीजेपी उन आंकड़ों पर भी लेती हुई दिखती है। उन आंकड़ों पर भी लेती हुई दिखती है। तो ऐसे में चारू प्रज्ञा जी, आपके लिए हमारे साथ बीजेपी की नई स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी जुड़ी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जी जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। नए लोग जुड़े हैं पैनल के अंदर। चारू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी? बिल्कुल नहीं दीपक जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो चुनाव होते हैं ना, वो परसेप्शन पर भी लड़े जाते हैं। तो परसेप्शन आज तो की यहाँ तारीख में परसेप्शन ही आपको रोक रहा है। यहाँ का परसेप्शन ये है कि एसपी बीएसपी हो गए, बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है। मैं परसेप्शन पर ही आ रही हूँ। तो ये परसेप्शन ये है जो कर्नाटका से इनकी कहानी शुरू हुई थी। 12-13 लोग हाथ पकड़ के वहां खड़े हुए थे, एक एक करके एक दूसरे से छूटते चले जा रहे हैं। अगर आप आज देखिए तो अखिलेश जी स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, मायावती जी समर्थन देते हुए भी बोलती हैं कि मैं नीतियों से सहमत नहीं हूं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं हूं, और समर्थन देने के बाद भी धमकी देती है कि मैं इस समर्थन को वापस ले लूंगी अगर मेरी मर्जी का काम नहीं हुआ तो। समर्थन देने के बाद
दोनों पार्टीज हिंट करती हैं हमारे एमएलएस को आपने मंत्री नहीं बनाया। तो ये सबको साफ समझ में आ रहा है, ये जो परसेप्शन दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस का। चारू जी, इसीलिए तो कांग्रेस को लिया ही नहीं उन्होंने। मैं उत्तर प्रदेश की बात पर अब वापस आ रही हूं। अब जो दो लोग इस गठबंधन में पक्का जुड़ रहे हैं, भाई ये दो तो पक्का जुड़ रहे हैं। आज इनके लिए कहना बहुत आसान है, हम आधी आधी सीटों पर लड़ लेंगे, आरएलडी को कुछ सीट दे देंगे, 2 सीट हम कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा की लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। और जब तो ना दिक्कत क्या है, जब 1993 में राम लहर के बीच में उन्होंने बीजेपी को हराया था और नारा किया था, और नारा क्या दिया था सुन लीजिए, मिले मुलायम कांची राम, हवा हो गए जय श्री राम। अब आप बताइए वो सरकार कब तक चली थी, कितने दिन चली थी वो सरकार? वो गठबंधन 18 महीने नहीं टिका था। तो भारत की जनता आज बहुत समझदार है, उनको 6-8 महीने पर वो सरकार बनाने के लिए लड़ भी नहीं रहे। 80 सीटों से वो लोकसभा की सरकार नहीं बना सकते। वो गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं दीपक जी, और सरकार बनाने के लिए ही हर चुनाव लड़ा जाता है, ये तो हमें भी समझ में आता है। सरकार में अपनी पोजीशन को बार्गेनिंग के लायक बनाने के लिए, हो रही है मोल भाव के लिए बनाने के लिए, लेकिन जनता को ये समझ में तो आ रहा है पड़ी तो सबसे पहले। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूं मैं आपको उत्तर प्रदेश में आपको एक बात बताती हूं। अगर एक जगह से एक सपा के नेता को उतारा जाएगा, आपको लगता है बसपा की पूरी टीम उसको जिताने के लिए जुट जाएगी? आप दिन में सपने देखते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी की एक ब्रेकिंग, चारू जी मैं भी सामने होऊंगा, आप भी सामने होंगे, हम तब देखेंगे और तब इसका विश्लेषण करेंगे। आप चाहें तो मैं उस दिन के लिए अभी से आपको बुक करके रख सकता हूं। बिल्कुल, मैं यही आ जाऊं। एक मिनट चारू, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लखनऊ में आज एसपी और बीएसपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जयंत चौधरी जो आरएलडी के महासचिव हैं, उनको लखनऊ जाना था, उन्होंने अपना लखनऊ दौरा रद्द कर दिया है। अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी, एमपी रह चुके हैं और उनको जाना था आज लखनऊ, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि ये शर्तिया खबर है कि एसपी बीएसपी के गठबंधन में आरएलडी का भी एक बड़ा रोल होगा, कांग्रेस नहीं लेकिन आरएलडी क्यों, इसके पीछे क्या सेफोलॉजी कहती है अनुज जी? मुझे लगता है कि ये बड़ी राजनीति का हिस्सा है। यदि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करके सपा और बसपा मैदान में उतरते तो देखिए, बसपा की नेता मायावती जी तो प्रधानमंत्री पद की भावी दावेदार बनी हुई हैं, उनकी पार्टी उन्हें पीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। यदि वो गठबंधन में आ जाते और कांग्रेस चूंकि सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगी उस गठबंधन के अंदर, तो पहले दिन से प्रधानमंत्री पद पर दावा तो उनका खत्म हो जाता। इसलिए वो अलग लड़ रहे हैं ताकि बाद में बार्गेन कर पाने की हालत में हो। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि इनके बीचों में सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा होगा, देखिए पिछले चुनाव में फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों दल जिस जगह थे उनमें से 37 जगह पर सपा का क्लेम बनता है, उसमें बागपत की सीट भी शामिल है। वो यदि वो उनको दे दें 36 बस्ती है, यानी जो 37 का क्लेम है उसके आसपास ही सपा ले रही है, वो अपनी सीटें नहीं छोड़ रही है। शायद बसपा के हिस्से की लखनऊ वाली सीट उसको मिल रही होगी और इस तरह से 37 का आंकड़ा बन रहा होगा। लेकिन उन आंकड़ों में भी जीतने की संभावना किसकी कैसी है, मेरा आकलन ये कहता है, उन आंकड़ों पर ही कहता है कि बसपा 15 से 20 के बीच में और सपा 19 से 22 के बीच में, यानी बराबर सीट लेते हुए भी सपा का स्ट्राइक रेट अधिक रहेगा। ये बसपा के लिए थोड़ी चौंकाने की बात रहेगी, चौंकाने वाली बात रहेगी। और क्या क्या चौंकाने वाली बात रहेगी इस गठबंधन में? 12 बजे जब पत्ते खुलेंगे तब एक नए ढंग का विश्लेषण होगा, लेकिन अभी विश्लेषण का सबसे मुख्य मुद्दा है आरएलडी अंदर तो कांग्रेस बाहर क्यों। ब्रेक के बाद देखेंगे इसे। भाई आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सत्ताधारी पार्टी की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं विपक्ष की। विपक्ष की तैयारी चल रही है और प्रेस वार्ता की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग आधे घंटे से कुछ मिनट ऊपर का वक्त बचा है जब मायावती और अखिलेश दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर, जहां से वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लेकिन
सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है यही गठबंधन, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की तैयारी मायावती और अखिलेश ने पूरी कर ली है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ भाषण देंगे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तरफ, तो दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबतें खड़े करने के लिए, पॉलिटिकल अड़चन खड़े करने के लिए अखिलेश और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गठबंधन का ऐलान करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से यतीन्द्र शर्मा है और लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ है। अरविंद, क्या माहौल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का? लोग जुटने शुरू हो गए हैं? दीपक जी, देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। दोनों दलों की तरफ से जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं यहाँ पे आ गए हैं। जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से राजेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र यादव, संजय सेठ, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ से अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें दीपक जी, तो दूसरी तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष और जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार है मायावती के आने का। अरविंद, आप अपनी थोड़ी आवाज दुरुस्त करिए, हम फिर आपके पास आएंगे। अपनी थोड़ा आवाज दुरुस्त करिए। दीपक जी, आपको अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। अब आप बताइए कि कौन कौन वहां पहुंच चुका है और क्या तैयारियां हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? प्रकाश, आप दोनों लोग देखिए दीपक जी, दोनों दलों की तरफ से जो बड़े नेता हैं, जैसे कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो धर्मेंद्र यादव, संजय सेठ, नीरज शेखर, राजेंद्र चौधरी, SRS यादव, ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो दूसरे नेता हैं यहाँ पर आ चुके हैं। सतीश मिश्रा मायावती के घर पे हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव के यहाँ भी सुनील सिंह साजन और दूसरे नेता हैं जो अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर आएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप अगर पोस्टर में देखेंगे दीपक जी तो दोनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं नारों के साथ। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि 2 कलर के फूल लगाए गए हैं, एक तरफ नीला और दूसरी तरफ लाल। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कितनी और किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। आप इसको सहज ही समझ सकते हैं कि कहीं से भी ऐसा संदेश न जाए जिससे दोनों पार्टियों में कोई भी मतभेद हो। ठीक है अरविंद, हम आपके पास तुरंत आएंगे। सीधे चलते रामलीला मैदान, जहां से हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यतीन्द्र के साथ इस वक्त मौजूद है सिद्धार्थनाथ सिंह। यतीन्द्र, देखिए बिल्कुल दीपक जी, सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सिद्धार्थ जी, आज यहाँ पर आपका मंथन चल रहा है 2019 को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक नई दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन। कितना असर पड़ेगा आप पर? हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, न उत्तर प्रदेश को पड़ेगा। जिनको असर पड़ चुका है वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है, उनकी कठिनाई है, वो डरे हुए हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को जो देख नहीं पाते वो समझौता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने पा रहा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए सिद्धार्थ जी, जो उपचुनाव हुए, चाहे वो कैराना का हो, गोरखपुर का हो, फूलपुर का हो, उसमें इन दोनों जब साथ आए तो बीजेपी की हालत खराब कर दी। देखिए, ये गणित जो है अरिथमेटिक के दोनों को साथ आना होता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर फूलपुर के अंदर उनको 2 लाख से जीतना चाहिए था और 1.5 लाख से गोरखपुर जीतना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं है। तो ये अरिथमेटिक का जो समझौता है, ये जो समझौता है अरिथमेटिक के हिसाब से किया जा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं मिला इनको। फूलपुर ना उधर मिला, वहां पे हमारी कुछ कमियां आई हुई थी ना, तो हम 20,000 से हारते नहीं, वो उससे हारे, उससे हम लोगों को सबक भी मिला है। मगर साथ ही साथ ये गणित का चुनाव नहीं होता है। जब चुनाव होता है वो केमिस्ट्री होती है और उत्तर प्रदेश के अंदर केमिस्ट्री एक हो रही है, वो है नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की जनता की। लेकिन आरएलडी और कांग्रेस दोनों अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महागठबंधन से। लग रहा है कि महागठबंधन पहले से ही बिखराव की तरफ है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, जो मजबूर है, जो कमजोर है, वो दोनों पार्टियां एक साथ आ रही हैं। कांग्रेस को 3 चुनाव भी जीता है तो उसको लग रहा है उसके पास मजबूती है, मगर
दोनों पार्टियां ये दिखा रही हैं कि रीजनल पार्टी की कांग्रेस आपका वजूद नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजन इन लोगों ने कर रखा है। तो महागठबंधन है नहीं, मजबूरी का गठबंधन जरूर हुआ है। एक सवाल और सिद्धार्थ जी बनता है, कल अमित शाह जी ने भी बोला कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन संघ प्रमुख खुद साफ कर चुके हैं और उसके बाद भी उनका स्टेटमेंट आया है कि अब अदालती कार्रवाई जिस तरह से लंबित होती जा रही है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए और पहले ही संवैधानिक तरीके से अब कानून ले आए, अध्यादेश ले आए। देखिए, जो हम कह रहे हैं और अमित शाह जी ने कहा है कानून जो संविधान के तहत है तो सही है, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो भी संविधान की बात कर रहे हैं, तो अध्यादेश भी संविधान है। तो संविधान तो अध्यादेश के लिए तो प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं, यानी संघ अलग राह पर है और आप ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी बात वही कही है, उन्होंने खाली इतना कहा है कि हमें अभी कोर्ट में बातचीत चल रही है। सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है और इस आधे घंटे में उत्तर प्रदेश का जो अलायंस डिक्लेयर होने वाला है वो 2019 के चुनाव को एक नई दिशा देगा, एक नया परिप्रेक्ष्य देगा, एक नया मुकाबला देगा और ये गठबंधन होगा अखिलेश और मायावती के बीच। फिलहाल इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस की कोई जगह नहीं है और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। यतीन्द्र और अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यतीन्द्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चिंतित तो जरूर होगी इस गठबंधन को लेकर। अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे दीपक जी? मैं ये पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंतित तो जरूर होंगे इस गठबंधन को लेकर। देखिए बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो जो दिल्ली का रास्ता निकला था वो उत्तर प्रदेश से निकला था। एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हुई थी लोकसभा चुनावों में 2014 के दौरान, लेकिन अब 2019 तक आते आते काफी कुछ तब्दीली होते हुए दिखाई दे रही है और साफ तौर पर जो उपचुनाव हुए, जो गठबंधन के नाम पर हुए, जहां सपा बसपा एक आए, जहां कैराना और गोरखपुर जो एक बड़ा गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वहां पर करारी शिकस्त हुई। उप मुख्यमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र था फूलपुर, वहां पर बड़ी शिकस्त हुई। तो उसकी वजह से बीजेपी चिंतित है, क्योंकि आज अगर औपचारिक तौर पर ऐलान अब से कुछ देर में ही लखनऊ में सपा बसपा का होगा, तो उसको लेकर बीजेपी को लगता है कि जो राह उत्तर प्रदेश से आसान हुई थी वो अब मुश्किल होती नजर आ रही है। मेरे साथ ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रीकांत शर्मा जी हैं। श्रीकांत जी, राह मुश्किल लग रही है क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से 2014 का रास्ता निकला था वो अब सपा बसपा एक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितनी मुश्किल होगी? देखिए, 2014 से और ज्यादा अधिक हमारा माइक्रो मैनेजमेंट सुदृढ़ हुआ है और गरीब कल्याण की जो योजना है, जो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ परिवार हैं, वो सीधे सीधे मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हैं। आज ऐसे परिवार जो आजादी से लेकर आज तक अंधेरे में थे, वहां बिजली की रोशनी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। आज वो है घर जो धुएं से घुटन महसूस करते थे, वहां एलपीजी का गैस का चूल्हा मोदी जी ने दिया है। आज बहन बेटियां शर्म महसूस करती थी खुले में शौच जाने के लिए, आज मोदी जी ने हर गरीब के घर में इज्जत घर यानी कि शौचालय बनाने का काम किया है। 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 करोड़ प्रति वर्ष हमने स्वास्थ्य लाभ के लिए पैसा देने का काम किया है। तो गरीबों को पक्की छत देने का काम किया है। वह किसान जो यूरिया के लिए लाठी खाता था उसको नीम कोटेड यूरिया दिया है। वह किसान जो अपनी फसल की जो लागत है वो नहीं उसको वसूल पाता था, हमने जोड़ा समर्थन मूल्य देने का काम किया है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है 2006 में जो आ गई थी उसको कांग्रेस ने लागू नहीं किया और सपा बसपा उनका समर्थन कर रही थी, तो हमने उसको लागू किया है। तो आने वाले 2022 तक किसानों की जो लागत है वो दुगनी हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये मोदी जी का काम बोल रहा है और ये काम की जो सुनामी है इसका एहसास सपा और बसपा को है और वो जड़ से इस सुनामी में उखड़ने वाले हैं और इसलिए एक दूसरे को हाथ पकड़कर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। श्रीकांत, जब किसानों की बात कर रहे हैं, कल एक कृषि प्रस्ताव भी आपने पेश किया है किसानों को लेकर, लेकिन वही किसान नाराज थे जिसका खामियाजा आपको 3 राज्यों में, जो बड़े राज्य थे जहां पर आपके मुख्यमंत्री थे, वहां भुगतना पड़ा। तो किस हिसाब से काम हो रहा है कि कर्ज माफी ज्यादा भारी पड़ गई आपके सारे कामों पर? देखिए, आपका अपना स्वयं का आकलन हो सकता है, लेकिन जिन 3 राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां हमने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया था। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश में अगर कृषि की आप ग्रोथ के आधार पर देखें तो हमने बहुत अच्छा काम वहां किया।
लेकिन अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, राज्यों के चुनाव। यतीन्द्र, अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद के पास। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, खबरें ये आ रही हैं कि शायद आज सीटों का अनाउंसमेंट ना हो, इसका मतलब कौन किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अनाउंसमेंट ना हो, मोटे तौर पर खाका दिया जाए। आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, मेरे सूत्र भी यही कहते हैं, आज एक तरीके से ऑफिशियली ये ऐलान हो जाएगा कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन दीपक जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जयंत चौधरी, जिनको आज लखनऊ आना था, उन्होंने अपने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। क्या लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो रहा है उसमें एक पेच की तरह है, ये भी देखना और समझना होगा, क्योंकि लोकदल 5 सीटों पे दावेदारी कर रहा है, जबकि 5 सीटें है ही नहीं। अगर एक तरीके से जो आंकड़े बाहर आ रहे थे, जो सूत्र कह रहे थे कि 37 सीटों पे ये दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने कहा कि निषाद पार्टी, पीस पार्टी, वो भी इनके साथ है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद सीटें सिर्फ 3 बचती हैं और मैं समझता हूं कि लोकदल 3 सीटों को लेकर संतुष्ट नहीं है। एक बात मैं और आपको बताऊं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं का यहां पर मिलन चल रहा है। आप देखें, जो दूसरे नेता है सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात संजय सेठ, धर्मेंद्र यादव और बाकी लोगों के साथ हो रही है। और जिस तरीके का यहां गठबंधन दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस लेवल पे हम लोग इस पूरे मामले को लेकर काम कर रहे हैं और आगे यही सशक्त गठबंधन लोगों को पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छा अरविंद, आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लोग क्या बोल रहे हैं? एसपी और बीएसपी के नेता आपको क्या कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने कांग्रेस को बाहर रखा इस गठबंधन से? देखिए दीपक जी, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, तो अगर मोटा मोटा देखें तो 15% जाटो, ओबीसी की अगर बात करें तो कुल 54% अगर ओबीसी है, जिसमें 20% यादव आते हैं और 19% के आसपास मुसलमान आते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज है वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम 4% जाट को भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये परसेंटेज बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कांग्रेस के वोटों का परसेंटेज हम देखें तो इसमें से किसी भी जाति का वोट उनको बहुत बड़े पैमाने पे नहीं मिला है। सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है और यही तर्क जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग दे रहे हैं। अरविंद, बड़े दिलचस्प नारे होते हैं बहुजन समाज पार्टी के। उनका सबसे पहला नारा मुझे याद है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। फिर उन्होंने इस नारे को बदला जब बीजेपी से अलायंस कर लिया। उन्होंने कहा तिलक को साफ किया, तराजू को हाफ किया और तलवार को माफ किया, ये उन्होंने कहा। आगे अब क्या वो कहने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था एक जमाने में, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने ये भी कहा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो इस बार क्या नया नारा गढ़ा जा रहा है अखिलेश और मायावती के इर्द गिर्द? अखिलेश और मायावती के नारे को गढ़ने के पहले मैं आपको एक बार जरा दीपक जी नजारा यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का उत्साह है। आप देखिए, मैं आपको कैमरे से चाहता हूँ वहाँ पे आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो है हॉल पत्रकारों से भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हॉल जो है पत्रकारों से भरा हुआ है, ये देखिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बैठे हुए हैं। आपको इसमें दिखाई पड़ रहे होंगे सुरेंद्र नागर, नरेश उत्तम, SRS कुशवाहा जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आप देखिए ये जो है सारे के सारे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सामने ये देखिए मंच बना हुआ है और दूसरी तरफ आप देखिए, आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के नेता बैठे। ये हॉल जो है दीपक जी खचाखच भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि नारा जो दिया गया है बीएसपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो साथ चलने का नारा दिया गया है, एक नई दिशा देने का नारा दिया गया है। और शायद ये लोग, इन लोगों को लगता है कि दोनों साथ आएंगे तो एक नया इतिहास रचा जाएगा और राजनीति की दिशा उत्तर प्रदेश की बहुत अलग हो जाएगी। अरविंद, कैसा लगता होगा जब आप 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ बेहद कड़ी बयानबाजी दे रहे हैं और उसके बाद एक कमरे में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचते हैं? मिठाइयां भी खिलाई गई होंगी, नाश्ते वास्ते भी दोनों ने एक दूसरे के साथ किए होंगे। तो कैसा लग रहा होगा इस वक्त समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कि 25 साल की बिटरनेस के बाद, 25 साल की करवाहट के बाद उनको एक सोफे में बैठना पड़ रहा है?
बहुत बड़ा सवाल है ये कि 25 साल एक दूसरे का लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, क्या क्या बातें कही जाती थी एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर दीपक जी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आगे बढ़ के इन सारी बातों को आत्मसात किया है। कल अगर आप देखें जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम तो दोस्ती के लिए 2 कदम पीछे भी जा सकते हैं, और जो मंच में आपने अखिलेश यादव से सवाल पूछे थे उसमें जिस तरीके से अखिलेश ने जवाब दिए थे वो भी बड़ी काबिले तारीफ थी। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये दोनों लोग मिल रहे हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ये जो गठबंधन है ये वक्त के तकाजे की मांग है। दोनों लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं, क्योंकि दोनों लोग सत्ता में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम दोनों साथ नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आ जाएगी, और शायद ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि ये दोनों दल जो है एक साथ एक मंच पे खड़े आ रहे हैं 25 साल के बाद। ठीक है, और अभी खबर आ रही है अरविंद की नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मोदी के डर से गठबंधन हो रहा है, और वाकई मोदी का डर कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर है। और दिल्ली में भी गूंज रहा है यूपी का गठबंधन, मोदी के डर से हो रहा है गठबंधन, नितिन गडकरी का ये कहना है। चारू प्रज्ञा जी, भले से मोदी के डर से गठबंधन हो रहा हो, लेकिन ये गठबंधन आपको भी डरा के गया है, आपको डरा रहा है। आप इस गठबंधन में एक चीज देख लिए, ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। ऐसी बात इतने बड़े नेता लगेगा। मायावती जी कम बड़ी नेता है क्या? किसको वो तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको बनाएंगे? मायावती जी को बनाएंगे। देखिए ना अभी 20 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, दलित की बेटी मायावती जी को प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री की तरह, और बाकी सब बैठे बैठे एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे इस गठबंधन की सबसे बड़ी बात यही है, क्लियर लीडरशिप है ही नहीं। एक नाम लेने दीजिए ना इनको नेता का। आज अखिलेश जी को ये बात बोल देने दीजिए। आप बोल रहे हैं, अखिलेश जी को पहले बोलने दीजिए। ये वही अखिलेश जी हैं जो 4 साल पहले फ्रंट पेज न्यूज बना रहे थे, ये बोल रहे थे कि 40,000 करोड़ का घोटाला कराया मायावती सरकार ने। तो देखते हैं आगे देखते हैं कैसे चलता है। अनुज अख्तर जी, मुझे बताइए कि इस गठबंधन में कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कारण है कि कांग्रेस को जानबूझकर बाहर रखा गया है पूरे अर्थमेटिक, पूरे इक्वेशन समझने के बाद? देखिए दीपक जी, इसमें कहीं ना कहीं हमें उन बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से 2017 में सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और नतीजे इनके अनुरूप नहीं आ गए, के नतीजे बिल्कुल उलट आए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को कहते हुए सुना गया था कि हमारा वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस के लिए तो ट्रांसफर हुआ जहां जहां हमने गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस का कैडर वोट समाजवादी पार्टी को नहीं ट्रांसफर हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये देखा कि कहीं ये अलायंस कांग्रेस से करने से उत्तर प्रदेश में इनको फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन मेरा ये सोचना यह है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी उपलब्धि, इस समय अच्छा अवसर है कि वो अपने दम खम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जाएंगे। अगर कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में होती, दम खम है उनमें, कांग्रेस में दम और खम नहीं, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। दम खम वो भी कांग्रेस। देखिए नहीं है, मैं स्वीकार करते हैं कि कहीं वोट परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़े हुए, लेकिन अगर ये गठबंधन में इनके साथ रहे थे और ये गिनी चुनी 2 से 5 सीट भी अगर दे देते और कांग्रेस इसको स्वीकार कर लेती, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो है एक मैं बोलता हूं सुसाइडल अटेम्प्ट होता। अब कहीं ना कहीं देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि ठीक इससे 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो यही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 22 सांसद जीत करके आए थे। तो वो 22 पूर्व सांसद अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। अगर कांग्रेस एक प्लान भी बना रहे हैं, 25 सीटों की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इन 25 सीटों पर हम मजबूती से लड़े, लेकिन उस मजबूती की हवा जो टायर पंचर करेगा कांग्रेस का, वो यही करेंगे सपा और बसपा। देखिए निश्चित तौर पे आपस में भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन ये पहले भी आपस में सब अलग अलग लड़ चुके हैं। अगर हम 2009 की बात करें, ठीक है, आपस में हम एक ब्रेक लेते हैं अनुज जी। ब्रेक के बाद आपके पास फिर आएंगे और अब से ठीक 15 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। हम आपको लगातार पल पल की रिपोर्ट देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सबसे सटीक और सबसे निष्पक्ष विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा इंडिया न्यूज पर।